नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर भारतीय बाजार में भी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दी जानकारी। पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में 14% की हुई है भारी कमी। इससे देश का तेल बाजार भी सकारात्मक रूप से हुआ है प्रभावित। देश में कृषि को बढ़ावा देने और फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सरकार राज्यों में खेतों की मिट्टी की जांच के लिए बना रही है अलग अलग प्रयोगशालाएं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में ही ई किसान भवन में स्थापित करने का दिया है निर्देश। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए मानसून बैठक। ओडिशा के भुवनेश्वर में मानसून बैठक का आयोजन। बैठक में होगी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षाओं को सामने लाना है उद्देश्य। किसानों का चहुमुखी विकास करना जहां सरकार की प्राथमिकता है, वहीं कृषि वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर कृषि से जुड़ी नई जानकारियां कराते हैं उपलब्ध। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को इस मौसम में रबी फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने की दी है सलाह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिल सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने कहा कि पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में 14% के भारी कमी के कारण देश का तेल बाजार भी सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। किसानों का चहुमुखी विकास करना जहां सरकार की प्राथमिकता है, वहीं कृषि वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर कृषि से जुड़ी नई जानकारियां मुहैया करवाते रहते हैं, जिसे अपनाकर किसान न केवल अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि किस मौसम में किन फसलों की खेती करनी चाहिए इसके बारे में भी बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कि सितंबर माह का पास किसानों को किन फसलों को लगाना चाहिए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश के अधिकतर किसान कम समय में अच्छी कमाई के लिए सब्जियों की खेती करना पसंद करते हैं। वहीं कुछ सब्जियों के लिए मानसून के मौसम को काफी बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में सब्जियों की फसल से अच्छी गुणवत्ता और पैदावार प्राप्त होती है। लेकिन सितंबर के महीने में न ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड। इस मौसम को रबी फसलों के साथ साथ ही सब्जियों की खेती के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। बैंगन की खेती। कम लागत और कम समय में अच्छी कमाई के लिए किसान सितंबर के महीने में बैंगन की खेती कर सकते हैं। सर्दियों की शुरुआत होते होते मार्केट में बैंगन की मांग में तेजी देखने को मिलती है। ये किसानों के लिए कम मेहनत और खर्च में मोटा मुनाफा देने वाली फसल है। यदि आप जैविक विधि से बैंगन की खेती करते हैं तो इससे लागत में कमी आती है और अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। बैंगन की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। बुआई के बाद से बैंगन की फसल को तैयार होने में लगभग 50 से 60 दिनों का समय लगता है। टमाटर की खेती। सितंबर के महीने में किसान टमाटर की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बैंगन की बुवाई सितंबर से अक्टूबर तक होती है और इसकी फसल को तैयार होने में लगभग 2 महीनों का समय लगता है। यदि आप अभी टमाटर की फसल लगाते हैं तो दिसंबर या जनवरी तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर की मांग मार्केट में साल भर रहती है। ऐसे में आप इसकी खेती करके लाखों की कमाई कर सकते हैं। गाजर की खेती। भारतीय बाजारों में अक्टूबर माह की शुरुआत होने के साथ साथ गाजर की मांग भी शुरू हो जाती है। अगस्त से लेकर नवंबर के महीने तक किसान गाजर की बुवाई करते हैं। गाजर की कुछ कम अवधि वाली किस्में भी हैं, जिनकी खेती करके 2 महीनों के अंदर ही अच्छी खासी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। गाजर की खेती आप अन्य फसलों की मेड़ भी लगाकर कमाई कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती। सितंबर के महीने में अच्छी कमाई करने के लिए आप ब्रोकली की खेती भी कर सकते हैं। ब्रोकली काफी फायदेमंद मानी जाती है और इसकी डिमांड
बाजारों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्केट में ब्रोकली का भाव 50 से 100 रुपए प्रति किलो तक है। ब्रोकली की खेती के लिए सितंबर को उपयुक्त माह माना जाता है। मटर की खेती सितंबर के महीने में अच्छी कमाई के लिए आप मटर की खेती भी कर सकते हैं। मटर की फसल लगाने के लिए सबसे अच्छा समय बारिश के बाद और ठंड के शुरू होने से पहले की जाती है। इस दौरान खेतों में नमी रहती है, जिससे इसकी पैदावार भी अच्छी मिलती है। सितंबर के महीने में आप अगेती मटर लगा सकते हैं। अगेती मटर की बुवाई 15 से 30 सितंबर तक की जा सकती है और इसकी फसल को तैयार होने में 60 से 90 दिन का समय लगता है। इन 5 फसलों को लगाकर किसान बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में कृषि को बढ़ावा देने और फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सरकार राज्यों में खेतों की मिट्टी की जांच के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं बना रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में ही इन जिलों के एक एक अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय के ई किसान भवन में स्थापित करने का निर्देश दिया है। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। खेतों की मिट्टी की जांच के लिए सरकार 10 जिलों के एक एक प्रखंड में अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना कराएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रति प्रयोगशाला 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इन जिलों में पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, दरभंगा, बक्सर, नालंदा, बेगूसराय और औरंगाबाद जिले का चयन किया गया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में ही इन जिलों के एक एक अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय के एक किसान भवन में स्थापित करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना पर 75 लाख रुपए खर्च होंगे। नए मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के बाद राज्य में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की संख्या बढ़कर 63 हो जाएगी। नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 8,31,62,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर कार्यरत जैव उर्वरक एवं जैविक उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने के लिए 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना होने से किसानों की खेती की मिट्टी जांच में सुविधा बढ़ेगी। मिट्टी जांच से पता चल जाता है कि खेत की मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है। मिट्टी जांच के आधार पर किसान खेत में खाद का प्रयोग करते हैं तो खेत की उर्वरता बनी रहती है, जिससे किसानों को फसल उत्पादन बेहतर मिलता है। अभी बिहार में 38 जिला मुख्यालयों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। अनुमंडल स्तर पर गया, बोधगया, मुंगेर के तारापुर और भागलपुर के नवगछिया में मिट्टी जांच प्रयोगशाला पिछले वर्ष स्थापित की गई हैं। प्रमंडल स्तर पर 9 चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं हैं। 3 रेफरल मिट्टी जांच प्रयोगशाला हैं। इनमें से एक पटना, एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में है। रेफरल मिट्टी जांच प्रयोगशाला में जिलों में होने वाली मिट्टी जांच की गुणवत्ता को जांचा जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 5 लाख किसानों के खेतों के मिट्टी जांच का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ब्यूरो इनपुट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का पशुपालन और डेयरी विभाग आज ओडिशा के भुवनेश्वर में मॉनसून बैठक का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए मॉनसून बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षाओं को सामने लाना है, ताकि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ परिणामों और सुधारों पर चर्चा की जा सके। आम लोगों को पोषण आहार के प्रति जागरूक करने और उचित पोषण आहार की जानकारी देने के लिए हर साल 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। ग्वालियर में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जन जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। स्वास्थ्य सभी के लिए अति आवश्यक है और प्रत्येक नागरिक के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। कुपोषण को दूर करने के साथ बेहतर पोषण और स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए साल के सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्वालियर जिले में गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों को ग्वालियर
ग्वालियर जिले में गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों को पोषण संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूक करने आंगनवाड़ी में पोषण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे हितग्राही महिलाएं काफी खुश हैं। उनका मानना है कि उन्हें जो जानकारी और सहायता मिल रही है वो उनके और उनके परिवार को स्वस्थ रखने में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। आंगनबाड़ी आने से बहुत सारी जानकारी मिली, अपने बच्चे को किस समय हमको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए और किससे बच्चे हेल्दी बनते हैं, और हमें वजन के बारे में भी बताया। हर महीने बच्चों को वजन करवाना चाहिए, इससे बच्चों की ग्रोथ का पता चलता है। बच्चों के जो एनीमिक है, उनमें खून की कमी है या उनका कम वजन है या वो कुपोषित हो रहे हैं, इस बारे में भी हमें पता चलता है। पैकेट्स वगैरह मिलते हैं हमें, जैसे खिचड़ी, बाल आहार वगैरह, जिससे बच्चों को हम उसको ना खिलाते हैं, जिससे बच्चों में ना ग्रोथ होता है और उसको उसकी क्वांटिटी के हिसाब से खिलाते हैं। जैसे बच्चा कमज़ोर है तो उसको उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा दी जाती है, तो इससे हमारा बच्चा सही है। पहले की अपेक्षा काफ़ी फ़ायदा है, हम लोग जागरूक भी हो रहे हैं और यहाँ से आके हमें ये भी पता चल रहा है कि सरकार द्वारा जो नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं वो आंगनवाड़ी से हमको बताया जाता है, तो यहाँ पे आने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। महिला एवं बाल विकास अधिकारियों का कहना है कि पोषण मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आंगनवाड़ियों में शिविर लगाकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी सहित उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिसका उद्देश्य पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आहार प्रथाओं में सुधार करना तथा बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित कमजोर समूहों के बीच कुपोषण से निपटना है। सारे विभाग मिलके बच्चों और महिलाओं के पोषण को लेकर कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन गतिविधियां हम लोगों के साथ मिल बैठ के करते हैं। उस गतिविधियों में कुछ विषय लेते हैं, जैसे कि महिलाओं में, बच्चियों में एनीमिया को दूर करना है, बच्चों में कुपोषण को दूर करना है, अन्य ऐसी चीज़ें, पौष्टिक आहार कैसे लेना है, प्रतिदिन के खाने में हम क्या क्या शामिल करें कि हमारे आहार में वृद्धि हो और हमारे बच्चे स्वस्थ और पोषित रहें। दूसरे सप्ताह में जो है वृद्धि निगरानी, दूसरे सप्ताह की थीम थी, तो वृद्धि निगरानी पर जो है हम जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चों का वजन कर रहे हैं तो और उसकी उपयोगिता लोगों को समझा रहे हैं। तीसरे सप्ताह की थीम में पूरक पोषण आहार, पूरक अनुपूरण, जो सप्लीमेंट्री फूड होता है, जैसे जन्म के 6 महीने के तक जो है हम बच्चों को केवल जो है वो माँ का दूध देते हैं और उसके बाद जो है माँ के 6 महीने तक केवल माँ का दूध देने के बाद में ऊपरी आहार की शुरुआत करते हैं। राष्ट्र निर्माण में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण को लेकर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण मिल सके और वो देश के विकास में अपनी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 11 सितंबर को मूंगफली का भाव था 5,205 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,130 रुपए पर आ गया। राज्य की ही धरोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,075 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव 40 रुपए लुढ़ककर 5,035 रुपए पर हुए। भनवत मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 सितंबर को मूंगफली 5,000 रुपए पर बिकी। तमिलनाडु मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 11 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 11 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,600 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद मूंगफली 4,550 रुपए पर बिकी। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है।
जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंग 30,88,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की रापर मंडी में 11 सितंबर को मूंग का भाव था 5,235 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 870 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,105 रुपए प्रति क्विंटल पर। हालांकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 सितंबर को मूंग 7,500 रुपए पर बिकी। यलबुर्गा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,925 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदे 325 रुपए लुढ़क कर 7,600 रुपए पर हुए। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में बीते बुधवार को मूंग का भाव रहा 11,550 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 11,550 रुपए पर बना रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बता दें कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान मक्के और धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में ही किसान ज्वार और बाजरा की पकी फसलों की भी कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में किसान सभी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, धनिया और मेथी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय प्याज की बुवाई की। यहाँ केसर की खेती कर रहे किसान इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही यहाँ किसान सेब में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान तिल को कीटों से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। हिमाचल प्रदेश में ही किसान सोयाबीन
मूंग और उड़द को रस चूसक कीट से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ किसान टमाटर और बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा लें। हिमाचल में उड़द और मटर को सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च में घुन के नियंत्रण के उपाय भी कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान खीरे को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। उत्तराखंड के नैनीताल में किसान इस समय फूल गोभी की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। नैनीताल में ही इस समय गाजर और मूली की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी की जा सकती है। नैनीताल में मिर्च को सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। नैनीताल के किसान बाजरा को बेधक कीट से बचाने के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। नैनीताल में इस समय आलू की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान मक्के की फसल को झुलसा रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये जमानत सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के मामले में मिली है। ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलने के ऊपर बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता में डॉक्टरों के आंदोलन को सुलझाने की कोशिश एक बार फिर विफल हो गई। आंदोलनकारी डॉक्टरों ने जारी गतिरोध को हल करने के लिए बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं देने के लिए राज्य प्रशासन के अड़ियल रवैये को दोषी ठहराया। पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है और
से 1.49 करोड़ कैश सोना विदेशी करेंसी बरामद की गई है। आरोपी जेल में बंद एक ड्रग तस्कर की मदद कर रहा था। हरियाणा में कांग्रेस 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भिवानी की एक सीट कांग्रेस ने सीपीएम के लिए छोड़ दी है। बीजेपी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के भरतनगर इलाके में स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। पहली बार मतदान करने वाले छात्रों ने आगामी विधानसभा चुनावों में वोट डालने और दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। दमकल विभाग ने बताया कि मलबे में से 2 को बचा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बुलडोजर जस्टिस पर सवाल खड़े किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।